आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। राग दरबारी पढ़ने से पहले हम कुछ बातें श्रीलाल शुक्ल के बारे में जान लेते हैं जो नेट और सेट की एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925 में अजरौली मोहनलालगंज लखनऊ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। श्रीलाल शुक्ल को इस कृति पर 1969 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राग दरबारी कुल 35 अंकों में लिखा गया है। यह देश आज़ादी के बाद की कहानी है। देश आज़ादी के बाद हमारे समाज में राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किस प्रकार हो रहा था, इसको अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वह हैं वैद्य जी, गांव के राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड, स्थानीय कॉलेज का प्रबंधक, रूपन बाबू वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्रों के नेता। पिछले कई सालों से उसी कॉलेज में 10वीं की कक्षा में रहे हैं, जहां उनके पिता प्रबंधक हैं। सक्रिय रूप से सभी गांवों की राजनीति में शामिल है। उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन देखा जा सकता है। बद्री पहलवान रूपन बाबू के बड़े भाई, रंगनाथ इतिहास में एमए रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। वह लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आ गए हैं। छोटा पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर, गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता है और वैद्य जी द्वारा बुलाई गई बैठकों में लगातार सहभागिता करते हैं। प्रिंसिपल साहिब छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य हैं। कॉलेज में कर्मचारियों के साथ उनके साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। जोगनाथ स्थानीय गुंडा है जो हमेशा नशे में रहता है। शनिचर, इसका असली नाम मंगलदास है, स्थानीय लोग उसे शनिचर कहते हैं। वह वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली प्रधान बनाया जाता है। लंगर वह अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकता है, यहाँ तक कि छोटी सी चीज़ें भी करने के लिए तैयार रहता है। राग दरबारी उपन्यास का विषय एक बार देखते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति का चित्रण किया गया है, जो आज भी है हमारे देश में की। आज भी देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है, चरमरासी गई है। न्याय की स्थिति का चित्रण है, बेशर्मी के साथ बेईमानी का चित्रण है, जमींदारी प्रथा के प्रभाव की कमी, राजनीति में भ्रष्टाचार का चित्रण, गांव में आपसी रंजिश का चित्रण। शिक्षित व्यक्ति रंगनाथ की आंखों के माध्यम से गांव में दयनीय स्थिति को दिखलाया गया है। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आप भारत के जो भी गांव है उसकी स्थिति को भली भांति समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का उपन्यास। 1964 के अंत में राग दरबारी का लेखन शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस उपन्यास पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। राग दरबारी की कथा भूमि एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे गांव शिवपालगंज की है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज के प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति हैं जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है। इस उपन्यास की कथा वस्तु क्या है, एक बार देखते हैं। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचातान का चित्रण इस उपन्यास में दिखाया गया है। शहर का पढ़ा हुआ नौजवान रंगनाथ जब किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है तो उसे हर एक संस्था भ्रष्ट लगती है। उसे गांव में पीढ़ियों का संघर्ष दिखाई देता है। कॉलेज सहकारी समिति और ग्राम सभा का त्रिलोकात्मक संघर्ष शुरू होता है। वैद्य जी इस संघर्ष के केंद्र बिंदु हैं। वैद्य जी रूपी आकाश के तले प्रिंसिपल शनिचर, गयादीन बद्री पहलवान, छोटे पहलवान, रूपन बाबू और लक्कर का प्रभावी अस्तित्व विद्यमान है। कॉलेज की शिक्षा राजनीति की उखाड़ पछाड़ पर कूटनीति के दांव पे चलते हैं। अंततः
तीनों मोर्चों पर वैद्य जी सफल होते हैं और ग्राम शिवपालगंज के बेताज बादशाह के रूप में उभर कर सामने आते हैं। वैद्य जी के ज्येष्ठ पुत्र बद्री पहलवान के छोटे पहलवान, परिवार, सेवक, सनिच्चर, प्रिंसिपल आदि अपने समस्त विरोधियों को पराजित कर देते हैं और खन्ना, मालवीय, रूपन सभी न्यूनाधिक रूप में मुंह की खाते हैं। रंगनाथ हर समय यही कोशिश करता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए। उसने जब देखा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का पलड़ा कमज़ोर हो रहा है तो उसने उन लोगों की तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश भी की और उनको अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानी के विरुद्ध लड़ते रहने के लिए उकसाया भी। इतना सब करने के बाद भी जब उसकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने हार मान ली, गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तब कहानी के अन्य पात्र ने उससे कहा कि जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त थे। उसने इस बात पर सोचा भी कि छोटे बड़े रूप में हर जगह शासन ऐसे ही चलता है। कथा का समापन प्रिंसिपल और रंगनाथ की बातचीत से होता है। प्रिंसिपल प्रस्ताव करते हैं कि रंगनाथ खन्ना की जगह उनके कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर हो जाएं। इतिहास के लेक्चरर की जगह हमारे यहाँ खाली पड़ी हुई है, उसी में आप क्यों नहीं लग जाते? ठाट में मामा के यहाँ रहिए, कॉलेज में 2 घंटे पढ़ाइए, बाकी वक्त रिसर्च कीजिए। रंगनाथ की आंखों में खून उतर आता है। स्कूल में मास्टरी और वह भी एक विरोधी के कॉलेज में। प्रिंसिपल ऊंचे खिलाड़ी हैं, रंगनाथ को रास्ते पर लाने के लिए कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपने घर का सदस्य मानकर रख रहा हूँ, आखिर कहीं ना कहीं नौकरी तो करोगे ही। रंगनाथ को क्रोध आ जाता है। वे पूरे आवेश में आकर कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब, आपकी बातचीत से मुझे नफरत हो रही है, इसे बंद कीजिए। प्रिंसिपल उदास होकर कहते हैं, रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर यही साबित होता है कि तुम गधे हो। इसके बाद बातचीत में गतिरोध आ जाता है और कथा वस्तु का अंत हो जाता है। कहानी में हास्य है, लेकिन हास्य केंद्रित कहानी कह देना अनुचित होगा। कहानी का केंद्र व्यवस्था में जड़ जमा चुकी अनैतिकता है। व्यंग का उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। अंत में हर एक पात्र का उद्देश्य सिर्फ यह रह जाता है कि कोई चीज़ उसके अनुसार हो रही है कि नहीं। व्यवस्था को सुधारने में किसी का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। सरकारी तंत्र के जिन अंगों का यहाँ पर जिक्र हुआ है उनका बहुत ही पतित रूप दिखाया गया है, चाहे वह पुलिस हो, न्यायालय हो, सरकारी विद्यालय निरीक्षक हो या गांव के प्रधान ही क्यों ना हो। हर एक व्यवस्था को अपने अनुसार ढाल लेना, यह कोई इस उपन्यास के पात्रों से सीखे। यह करते समय भी उपन्यास से आदर्शवाद का दिखावा बनाए रखा जाता है और भाषणों में आदर्शवाद की कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती। सामान्य जनता में भी शायद इस बात का भरोसा हो गया है कि जिसके पास शक्ति है वही सब कुछ कर सकता है, अन्यथा व्यवस्था से लड़ने का कोई फायदा नहीं। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से रबर स्टैंप लोगों के माध्यम से सत्ता को पर्दे के पीछे से संचालित करता है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह उपन्यास की जो घटनाएं हैं वह हमारे आसपास होने वाली ही घटनाएं हैं। इसलिए संभव हो तो इस उपन्यास को एक बार जरूर पढ़ें। बहुत ही बढ़िया लाजवाब उपन्यास है। तो आज के लिए इतना ही। अगला दिन एक अगले उपन्यास के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।